नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे सदन में विपक्ष को जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा में सरकार के प्रचंड बहुमत को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। तो आज चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को जवाब देंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में जवाब देंगे और चर्चा के आखिर में आज वोटिंग होगी। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव है। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उससे आप समझ लीजिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर करारा तंज कसा। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष का यह अविश्वास है। किस पीएम के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आए? इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। इसके अलावा राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव हाउस के अंदर लाया गया। पीवी नरसिम्हा राव 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव हाउस के अंदर पेश किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार यह अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ सदन में लाया गया है। तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव कब कब आया ये भी जान लीजिए। 1963 में पहली बार आया। जवाहरलाल नेहरू सरकार में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कुल अब तक 28 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो चुकी है। 1963 में पहली बार इसको लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन है? कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कुछ निर्दलीय, डीएमके, जेडीयू, कुल 143 सांसद। किसी के साथ कौन से दल नहीं? वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, बसपा, टीआरएस, टीडीपी, एआईएमआईएम और एसएडी। सदन में एनडीए की स्थिति भी जान लीजिए। बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, एलजेपी के पास 6 सीटें, अदर्स यानी कुछ निर्दलीय या कुछ छोटे दल 11 सीटें, शिवसेना के पास 12 सीटें हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का सदन में बयान चाहता है विपक्ष और उसी को लेकर हो हंगामा लगातार चल रहा है। कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। सभी दलों के साथ मिलकर चर्चा की तारीख और समय तय किया जाता है और फिर अविश्वास प्रस्ताव के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री इस पर जवाब देते हैं और चर्चा के बाद इस पर वोटिंग की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश कर सकता है। उसको 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। और सदन में अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर करारा तंज कसा। आज उन्होंने अपने ही अंदाज में उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर सवाल खड़े किए। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए।
प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलेंगे। वहीं इस मसले पर न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उम्मीद है कि पीएम मोदी मणिपुर पर जरूर बोलेंगे, मुद्दे को भटकाएंगे नहीं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सही तर्कों के साथ बात नहीं करते। नकवी ने राहुल को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी है। देखो, ये सज्जन है, जेंटलमैन है या मेंटलमैन है, मैं क्या इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस घमंडिया घराने का घटिया तराना बन गए हैं ये। अब ये जो जेंटलमैन या मेंटलमैन जो भी आप कहिए, ये जो है घमंडिया घराने के घटिया तराने से ज्यादा कुछ नहीं रह गए और हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी के हिस्ट्री शीटर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको जो है, मुझे अफसोस तो ये हो रहा था कि जिस समय इस तरह की बकवास बहादुरी वो कर रहे थे या बेवकूफियां कर रहे थे, उस वक्त उनकी मम्मी जी उनको बकअप कर रही थी। अरे भैया, उनको समझाते हैं। और मैं तो उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि इन अपने पप्पू जी को, जो इतने बड़े हो गए हैं इस समय, उनको किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में या पॉलिटिकल पाठशाला में प्रवेश करा दें, ताकि वो तर्कों और तथ्यों के साथ क्या बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, उसको समझ सकें। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो सुनना नहीं चाहते। कम से कम अमित शाह जी ने जो कल जिस तरह से तर्कों और तथ्यों से भरपूर बातें रख करके और इन सभी लोगों की बोलती बंद की, कम से कम वही समझ लेते, सुन लेते, तो भी इस तरह की बेवकूफी ना करते। और यूपी विधानसभा की नई नियमावली को लेकर आज शाम मीटिंग होगी और नियमावली को कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगले विधानसभा का सत्र नई नियमावली के तहत चलेगा और स्पीकर सतीश महाना ने कहा है कि कई सारे विधायकों की तरफ से संशोधन भी आए हैं और उन संशोधनों को ध्यान में रखकर ही नए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। नियमावली के ऊपर चर्चा हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पहली नियमावली बनी थी 1958 में, अब जो नई नियमावली होगी वो 2023 होगी। 65 सालों के बाद नहीं मिली, क्योंकि नए समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव आया। उसमें काफी संशोधन किए हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कल उसके ऊपर एक स्वस्थ चर्चा भी हुई है, कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव भी आए हैं। आज नियमावली की बैठक में उसको हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार विमर्श करके कल नियमावली पास करने के लिए सदन में लेकर आएंगे। कल नियमावली जब पास होगी तो अगले सत्र से उत्तर प्रदेश में कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली 1958 नहीं होगा। नई नियमावली विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उसमें कोई संसद से होगा, सदन में चर्चा करके निर्णय होगा। और विपक्षी विधायकों ने नई नियमावली के कुछ पॉइंट्स का विरोध किया है। एसपी विधायक समरपाल सिंह ने कहा है कि विधायकों को गलत सूचना देने पर 50,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान गलत है। वहीं एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, मोबाइल पर रोक के प्रावधान को गलत बताया। वहीं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने महिलाओं को बोलने का अधिक मौका देने की बात कही है। जो एमएलए लोग हैं उन पर 50,000 का जुर्माना होगा अगर वो गलत क्वेश्चन उठाएंगे, गलत सूचना देंगे। हमें जनता सूचना देती है कि हमारे साथ ये वारदात हो गई और वो वारदात जनता सूचना देती है, हमें यहाँ बताते हैं कि ये फौरी तौर पे ये वारदात हुई। वहाँ ये एसपी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं चोट नहीं लगी, टाँके नहीं लगे, ये गलत सूचना है और वो होती सही है। लेकिन अगर वहाँ एसपी गलत बता दे, आके थाने वाला गलत बता दे, तो उस पर क्या 50,000, ये निंदनीय, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे बैन लगाना कहीं पे उचित नहीं है। कई चीजें होती हैं कि हम लोग मोबाइल पे आज के सोशल मीडिया में बहुत कुछ वहाँ पे जब कोई प्रश्न होता है, कुछ होता है तो उससे हम लोग निकालते रहते हैं। तो पार्लियामेंट में भी मोबाइल अलाउ है, पार्लियामेंट में भी सांसदों के मोबाइल जाते हैं, तो मोबाइल कहीं से बैन करना उचित नहीं है। और पेपर और कागज नहीं ले जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे क्या जाके? तो मुंह पे पट्टी बांधना बाकी रह गया। ये सरकार मुंह पे पट्टी भी बांध दे और विधायकों को वहां ले जाके बिठा दे, बस इतना बचा है। नियमावली में बहुत सारी नई चीजें लाई गई हैं और कुछ पुरानी चीजों को संशोधित भी किया गया है। हम सभी सदस्यों ने उसमें अपने सुझाव दिए हैं। प्रमुखता से मैंने उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव वो रखा था कि महिलाओं की भागीदारी
होनी चाहिए, नियमावली में उसका प्रावधान होना चाहिए और बिल के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी जैसे पार्लियामेंट में है वो बिल के ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कानून बनाने आते हैं सदन में। और खबर आजमगढ़ से है, जहां छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने स्कूल की प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा और क्लास टीचर को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद दोनों को जेल से रिहा किया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इस बीच केस की जांच मऊ जनपद के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा को सौंपी जा चुकी है। इस केस की असलियत सीओ सिटी की जांच के बाद ही बाहर आएगी। आपको बता दें, 31 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने से छात्रा श्रेया तिवारी की मौत हो गई थी। और मेरठ में मस्जिद के बाहर डिलीवरी बॉय समेत 2 हिंदू लड़कों से मारपीट की गई। डिलीवरी बॉय पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मस्जिद के पास उनकी पिटाई की गई। जोमैटो डिलीवरी बॉय ने यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवकों ने रुद्राक्ष की माला तोड़कर उनको जमकर पीटा और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 1 आरोपी को अरेस्ट किया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सीओ कोतवाली की माने तो मस्जिद से बाहर निकल रहे लोगों ने अपराधी और अराजक तत्व समझकर उनकी पिटाई की। कानपुर में SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल से चौबेपुर के पन्नोपुरवा गांव के लोग काफी परेशान हैं और वो मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोप के मुताबिक एक दबंग दलित परिवार पिछले कई महीनों से पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर थाने पहुंच जाता है और केस लिखवा देता है। बिना किसी तथ्य के गांव के कई लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। हालांकि कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज भी हुआ और उनसे मोटी रकम भी वसूली गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीओ मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाए। मेरा शासन प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। जो दोषी होगा उसी को जेल भेजा जाएगा। हम योगी जी की सरकार से हमें पूरा भरोसा है और ये भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। अगर हमको ये हमें पूरा भरोसा है, नहीं तो हम सब लोग योगी जी के चरणों में, सब पूरा गांव योगी के चरणों में जाके गिर जाएंगे। एक व्यक्ति से पूरा गांव परेशान है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 लोग के खिलाफ वो मुकदमा लिखवा चुका है और जब भी उसका कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखाता है, जिससे हैरान और परेशान गांव वालों ने अधिकारियों से लेके प्रशासन तक इसकी शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने इसकी जांच के निर्देश तो जरूर दिए, मगर क्षेत्रवासी दहशत में हैं। और खबर ललितपुर से है, जहां गांव में स्थित घर में आए दिन आग लग रही है। कभी घर के कपड़े जलने लगते हैं तो कभी घर में रखा अन्य सामान जलने लगता है। अभी तक टीवी, फ्रिज सब कुछ जल चुका है। 2 मंजिला घर के अंदर कहीं भी कभी भी आग लग जाती है। परिवार के लोगों के कपड़े, टीवी, फ्रिज सब जल गया। ये सिलसिला करीब 15 दिन से घर के अंदर चल रहा है। ये आग कैसे लगती है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। आग के चलते घर के लोग भी दहशत में हैं। फिलहाल परेशान परिवार के लोग पूजा पाठ की तैयारियों में लगे हैं। आग लग रही है मकान में। ऑटोमेटिक लग के पूरा जो दही, दूध, घी सब जल गया। जलने के बाद भूसा मूसा सब कंडा नकड़िया न बना पा रहे, न खा पा रहे, न रह पा रहे, न सो पा रहे। कूलर, फ्रिज, टीवी सब जल गया। दुकान भी। कैसे आग लगी? आग ऑटोमेटिक, न कोई लगा रहा, न कोई भूत, न प्रीत, अपने आप ऑटोमेटिक जल रही। बहुत परेशान है कि हम 15 दिन से। हम इसी गांव के रहने वाले हैं और हमारे जो इस घर में घटना हो रही है जी, इनका नाम है राजपाल डॉक्टर साहब हैं जी। यहाँ पे करीब 25 दिन से रेगुलर प्रकृति की वजह से आग लग रही है और इसमें ना तो कोई दिखता है आग लगाने वाला और ना किसी को पकड़ पाते। सीएम योगी से मिले आरएलडी के विधायक। जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी से उनकी मुलाकात हुई। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर यह बातचीत हुई। किसानों को फ्री बिजली जैसी मांगों को लेकर यह मुलाकात हुई है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की, जहां पर आरएलडी के कुछ विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे और उन्होंने गन्ना के बकाये मूल्य या भुगतान का जो पूरा मसला है उसे मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसके अलावा किसानों को फ्री बिजली दी जाए, ये भी बातचीत की। मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है।
उधर लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ। लखनऊ से वाराणसी जाएगी फ्लाइट। तो लखनऊ एयरपोर्ट से वाराणसी की फ्लाइट ने उड़ान भरी और ये उड़ान अब शुरू हो गई है लखनऊ टू वाराणसी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब लखनऊ से वाराणसी जाएगी डायरेक्ट फ्लाइट। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फ्लाइट का शुभारंभ किया। लखनऊ एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है वाराणसी तक और इसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। सिंबॉलिक तौर पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास भी दिया। धन्यवाद। मैं माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जनरल वीके सिंह जी रिटायर्ड से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे समक्ष कुछ शब्द कहें। उत्तर प्रदेश के और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।